सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन नोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हो, हम लोग कैपेसिटर वाले चैप्टर पे डिस्कस कर रहे थे। वो चैप्टर थ्योरी वाला अपना कंप्लीट हो चुका है। अब उसके ऊपर बेस्ड हम लोग को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिससे हमारे अपकमिंग एग्जाम में हमें हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इन एमकेएस सिस्टम। अगर हमारे पास एमकेएस सिस्टम है और स्फीयर कंडीशन है, तो उस समय कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सिंपल सा आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला होता है अगर आपके पास मीडियम एयर है तो, या वैक्यूम है तो। बट अगर आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ कोई और मीडियम आ जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। तो ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो पहले का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये दूसरा क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ मेटेलिक स्फीयर विल बी 1 माइक्रोफैरेड है इफ इट्स रेडियस इज नियरली। यानी आपके पास मेटेलिक स्फीयर है, 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस के लिए उसके पास रेडियस क्या होगा, ये सवाल है। तो C के लिए फॉर्मूला लिखिए, C इज द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हम लोग किसके लिए इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं R के लिए। तो R के लिए जब आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है। और कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैरेड, यानी 10⁻⁻6। तो यहां से आप देख पा रहे हो 9 इंटू 10⁻3 मीटर हो जाएगा, या इसी को आप 9 किलोमीटर भी लिख सकते हो। तो रेडियस जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसीलिए स्फेरिकल कैपेसिटर को हम लोग प्रिफर्ड नहीं करते हैं। हमारे घरों में स्फीयर वाला कैपेसिटर यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका कैपेसिटेंस बहुत खराब होता है। देख रहे हैं 1 माइक्रोफैरेड के लिए रेडियस 9 किलोमीटर हो गया, तो बहुत बड़ा आपका कैपेसिटर बन जाएगा। इसलिए हम लोग इसको अपने घरों में यूज नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल कंडेंसर इज 1 माइक्रोफैरेड। अगेन यहां पर आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है। इफ द स्पेस बिटवीन द टू स्फीयर इज 1 mm, देन द रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर इज। तो आपके पास सवाल ये है कि ये हमारे पास स्फीयर है और सेंटर है। ये पॉइंट क्या है, सेंटर है। ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, ए और बी के साथ। तो यहां पे सेल के कंडीशन में जो कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए होता है। ठीक है। और बी माइनस ए, यहां पर देखिए स्पेस बिटवीन द टू स्फीयर्स इज 1 mm, यानी इनके बीच का जो गैप है, यानी b माइनस ए 1 mm है। 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर। तो क्या आप कह सकते हो सर b और a लगभग बराबर है? बिल्कुल लगभग बराबर होगा। ठीक है। खैर, तो c की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड, यानी 1 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रो है तो 6, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻9। ए बी की वैल्यू को लगभग बराबर मान लिया आपने, तो ए की जगह भी बी रख लीजिए। तो ये हो जाएगा बी इंटू बी, यानी बी स्क्वायर। और बी माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, बी माइनस ए 1 mm के बराबर हो जाएगा। तो ये 10⁻³ हो गया। अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो बी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, 10⁻³ और 10⁻6। तो 10⁻³ -6 और 9 गायब हो गया, तो 9 ही बचा।
तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 मीटर। तो b जो है वो 3 मीटर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि आपने यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया है। तो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए जिसमें आपको आउटर रेडियस पूछा था, आउटर रेडियस का मतलब हमारे गिवन डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो b की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आउटर स्फीयर का जो रेडियस हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए ध्यान से, द रिस्पेक्टिव रेडियाई ऑफ टू स्फीयर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर आर 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। The dielectric constant of the medium between them is 6. The capacity of condenser will be। अब देखिए, टू स्फीयर के साथ आपने स्फेरिकल कंडेंसर बना रखा है, तो C की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक भी है तो K लिख लिया आपने ए बी अपॉन बी माइनस ए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ए बी अपॉन बी माइनस ए, तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया। K की वैल्यू कितनी है 6, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और 10 टू द पावर -2 यहाँ पे भी और 10 टू द पावर -2 यहाँ पे भी, क्योंकि सेंटीमीटर को हमें किस में बदल देना है मीटर में। अच्छा, b माइनस ए का मतलब 12 - 9, तो ये हो जाएगा 3 10 टू द पावर -2। अब देखो आप 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 गया, 9 और 9 भी गया, ठीक है। 3 और 12 यहाँ से 4 हो जाएगा, 6 और 4 क्या हो गया 24 हो गया, तो 24। और देखो आप ये 10 टू द पावर -2 है ना, तो ये 9 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9 और -2, तो -11, तो 24 10 टू द पावर माइनस, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 240 10 टू द पावर -12 फैरेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 10 टू पावर -12 को पीको के फॉर्म में लिख लीजिए, तो 24 पिको फेरेड भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो चौथा जो क्वेश्चन था उसका अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू स्फीयर ऑफ चार्ज स्फेरिकल कंडेंसर। देखिए आपके पास स्फेरिकल कंडेंसर है, यानी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पूछा है। अच्छा, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल 0 होगा और आउटसाइड भी सेल क्या होगा 0 होगा। बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा, यानी जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि यहां पे अगर प्लस q है और यहां पे माइनस q है, तो प्लस q की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, माइनस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल नहीं आएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज करती जाएगी। तो डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो पांचवे का करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है, आपको पता है, एक तरफ प्लस चार्ज होता है और एक तरफ माइनस चार्ज होता है, और ये एक तरफ प्लस क्यू और एक तरफ माइनस क्यू, ऐसा। और यहाँ पर C की वैल्यू जो होती है वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, या आप इसको K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D भी कह सकते हैं अगर मीडियम कोई रख दिया जाए तो, ठीक है। डिक्रीज विथ इट्स एरिया, तो ये गलत हो गया, एरिया बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। इंक्रीज ऑफ इट्स डिस्टेंस, नहीं ये बात भी गलत है।
इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, बिल्कुल सही बात है, एरिया बढ़ाने से ये इंक्रीज कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। तो छठे का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए जरा। क्वेश्चन बोला जा रहा है द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स ऑन, थिकनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि सॉरी टाइप ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, थिकनेस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप पे भी डिपेंड नहीं करेगा, सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि सी के लिए जो फॉर्मूला है वो है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो डी क्या होता है यहाँ पर? डी जो है वो सेपरेशन है, तो इसीलिए आपने कहा कि ये सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो करेक्ट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज सी, इट्स कैपेसिटी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज हाफ। जैसा कि आप जानते हो कि सी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी यानी सेपरेशन है। तो यहाँ से आप C2 बाई C1 लिखिएगा तो ये हो जाएगा D1 बाई D2, क्योंकि उल्टा है ना, तो ये हो जाएगा D1 बाई D2। अब आपसे बोला गया कि हाफ कर दिया गया, बाद में इसको क्या कर दिया गया? हाफ कर दिया गया। तो C1 को C लिख लिया और D1 को अगर D लिखोगे आप, D1 को D लिखोगे तो D2 को D बाई 2 लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा 2, यानी C2 की वैल्यू हो जाएगी 2C। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा 2C। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है वन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज स्मॉलर देन अदर, यानी एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो चार्ज ऑन द स्मॉलर प्लेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज जो होगा दोनों के ऊपर सेम होगा, इक्वल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स एक्टिंग अपॉन द चार्ज पार्टिकल केप्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज कंडेंसर इज F, यानी ये कैपेसिटर है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो बिटवीन द प्लेट किसी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। ठीक है, इफ वन ऑफ द प्लेट इज रिमूव्ड, यानी अब आपने एक प्लेट कोई भी रिमूव कर दिया, चलिए मान लेते हैं कि माइनस वाला प्लेट रिमूव कर दिया गया, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स आधा हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर प्लस की वजह से भी फोर्स लग रहा था और माइनस की वजह से भी फोर्स लग रहा था, बट अगर आप एक हटा दोगे तो केवल एक की वजह से ही फोर्स लगेगा, इसलिए वहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा।